हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथ का राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर 2026। पहले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल पेपर सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग 2025 का सेट 1 सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 822 BV। सबसे पहले इसमें है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, खंडों में दिया हुआ है बहुकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, बताना कौन सा सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, परिमेय संख्या होता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं 3 हो गया एक परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √3। तो अब तीनों को जोड़ेंगे तो इनका जो योगफल होता है वो होता है हमेशा अपरिमेय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसमें बताना कौन सा आंसर सही है। तो हम पहले निकाल लेते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 से 14, 2/16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 39 13 बार में, और फिर 13 से 13 कटेगा एक बार में। तो हम 156 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसमें 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा ये होगा बी। या बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 3 में लिखा कि यदि 3x + 5y बटे 3x - 5y = 7/3, तो x और y का हमको अनुपात निकालना, इसका मान क्या होगा। तो अगर हम इसको तुलना करते हैं तो 3x 5y बराबर आ जाएगा हम लोग का 7। 3x + 5y बराबर होगा 7। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1। उसी तरह 3x - 5y बराबर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब दोनों को हम लोग हल करके x और y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में +5y है, इसमें -5y है, तो दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x + 5y बराबर 7 और 3x - 5y बराबर 3। जब हम समीकरण को जोड़ते हैं तो उसका चिन्ह नहीं बदलता है, जब घटाते हैं तब चिन्ह बदलता है। तो जोड़ रहे हैं तो प्लस का 5y माइनस का 5y कट गया, 3 3 हो जाएगा 6x, 7 3 10। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 10/6। 2 से कटेगा 5 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, तो x का मान निकल गया हम लोग का 5/3। अब x का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में और y निकाल लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा 3x + 5y बराबर 7। यहाँ पे लिख लेंगे 3x + 5y बराबर 7, और x बराबर हम लोग का निकला है 5/3। x का मान निकला है 5/3 यहाँ पे है, तो यहाँ मान रख लेते हैं इसमें 3 गुणे 5/3 + 5y बराबर 7। 3 से 3 कट गया, यहाँ बच गया 5, तो 5 + 5y बराबर 7। 5 को ले जाएंगे दाएं साइड, माइनस कर देंगे, तो 5y बराबर हो गया 7 - 5, घटाएंगे 2 बचेगा, तो 5y बराबर हो गया 2। तो y बराबर निकल गया 2/5। अब यहाँ पे हमको निकालना है x और y का अनुपात निकालना है। तो हम लिखेंगे, अगर x अनुपात y लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x/y, और x बराबर निकला हम लोग का 5/3। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 5/3, फिर बटे y बराबर निकला है हम लोग का 2/5, आप लिख लेंगे 2/5। अब ये 5 चला जाएगा ऊपर और 2 3 में गुणा हो जाएगा, तो 5 बचे 25 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 25/6। तो हमारा जो आंसर होगा तीसरा का हो जाएगा ये। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। तो कोई भी द्विघात समीकरण होता है तो उसको पहले लिखते हैं, लिखा होता है x² + bx + c बराबर 0 के रूप में। तो विविधकर जो होता है उसको d से सूचित करते हैं, d बराबर होता है b² - 4ac। तो इसमें b जो होता है x का गुणांक होता है, a होता है x² का गुणांक, और c होता है हमारा अचर पद, कांस्टेंट टर्म होता है।
तो इसमें हम लोग का समीकरण दिया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो इसकी तुलना करेंगे हम लोग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर हो जाएगा हम लोग का 3, b बराबर होगा -2 और c बराबर हो गया 1/3। अब हमको निकालना है विविध कर यानी कि b² माइनस 4ac का मान निकालना है। तो यहाँ पे मान निकाल लेते हैं हम लोग। तो d बराबर होगा b² माइनस 4ac, b बराबर है -2, लिख लेंगे -2 का होल स्क्वायर, फिर -4 गुणे a बराबर है 3 लिखेंगे, c बराबर 1/3 है, यहाँ पे 1/3 लिख लेंगे, 3 से 3 कट गया, -2 का होल स्क्वायर होगा 4, यहाँ बचा -4, तो 4 में 4 घटाएंगे 0। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 5 में लिखा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया हुआ है और इसमें 4 ऑप्शन में बताना कौन सा सही है। तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पे है बारंबारता, बारंबारता को हम सूचित करते हैं एफ से। पहले लिख लेते हैं वर्ग अंतराल है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, फिर उसके बाद है 8 से 10 और 10 से 12। इसके बाद बारंबारता दिया है, इसको लिख लेंगे 2, 4, 7, 3 और 4 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बारंबार वर्ग अंतराल दिया रहता है उसका हम निकालते हैं, मध्य मान निकालते हैं, उसको कहते हैं वर्ग चिन्ह कहते हैं, और इसको हम सूचित करते हैं xi से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसका जो सबसे शुरुआत होता है उसको निम्न सीमा कहते हैं, इसको उच्च सीमा कहते हैं। दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 होगा, 2 से भाग देंगे होगा यहाँ 3। उसी तरह 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 को 2 से भाग देंगे तो होगा 5। अब यहाँ पे बार बार जोड़ के भाग देने की जरूरत नहीं होती है, पहले हम चेक कर लेते हैं कि सबका अंतर बराबर है कि नहीं। सबका 2-2 का अंतर है, तो जो भी हमारा मध्यमान आएगा सब में 2 बढ़ता जाएगा। ये बढ़ रहा है 2 तो इसमें 2 बढ़ेगा, तो 3 के बाद 5 आया, उसके बाद 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा। उसके बाद फिर हम निकालते हैं fi गुणे xi, क्योंकि जो माध्य होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fi गुणे xi बटे सिग्मा fi, ये सूत्र होता है। तो पहले हम fi गुणे xi का मान निकाल लेते हैं। तो ये 2 है, 3, 2 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 4 में 5 से 4 बचे 20, 7 में 7 से 7 सते 49, 3 में 9 से 3 में 27, 4 में 11 से गुणा करेंगे, 11 चौके 44। अब हम बारंबारता को जोड़ेंगे, तो बारंबारता को सारे पदों को जोड़ेंगे तो यहाँ लगाएंगे सिग्मा fi। अब इसको जोड़ लेते हैं, 4 2 6 7 13, 13 3 16 4 20। अब इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे हम लोग सिग्मा fi xi। इसको जोड़ेंगे 9 6 15, 7 22, 7 26 का 6, हासिल बचा 2, 4 2 6, 2 8, 4 12, और 12 और 2 हो जाएगा 14, हो जाएगा 146। ये निकल गया सिग्मा fi का मान, ये निकल गया सिग्मा fi xi का मान। अब यहाँ हम इसको मान रख देते हैं। तो माध्य x बार बराबर, अब यहाँ सिग्मा fi xi निकला हम लोग का 146, तो यहाँ पे 146 लिखेंगे बटे सिग्मा fi है 20, यहाँ 20 लिख देंगे। अब इसको भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 और 6 उतरेगा तो 60, तो 7.3 आंसर आएगा। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 6 में लिखा कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी इस प्रकार है कि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, डी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए बराबर 2 सेंटीमीटर, तो AC की माप क्या होगी। तो इसमें हम लगाएंगे थेल्स थ्योरम, या उसको हम कहते हैं बेसिक आधारभूत समानुपातिक प्रमेय होता है, या उसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि अगर कोई त्रिभुज दिया है, एबीसी कोई त्रिभुज है, और इन दोनों भुजाओं के किसी बिंदु से एक लाइन खींचते हैं, अगर ये लाइन ये इसके समांतर है तो ये भुजा समानुपात में विभाजित हो जाएगी, यानी कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। तो इसमें भी दिया है कि त्रिभुज एबीसी में D समांतर BC है, तो यानी कि AD बटे DB बराबर लिख सकते हैं हम लोग AE बटे EC।
तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में D समांतर BC है, तो थेल्स प्रमेय से हम लिखेंगे इसमें AD बटे DB बराबर AI बटे EC। तो AD हमारा है इसमें 1.5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1.5, DB है 3 बराबर AI है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 लिखेंगे और बटे EC। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, EC को इधर लाते हैं, 3 को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा हम लोग का EC को इधर लाते हैं बराबर 3 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 3 और 1.5 को लाते हैं इसके जगह, तो बटे में 1.5। अब यहाँ पे दशमलव है, अगर दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पे होगा 15/10, एक अंक में दशमलव है, ये 10 चला जाएगा ऊपर, यहाँ एक अंक में दशमलव है तो जब हटाएंगे तो नीचे बटे में 10 होगा, तो 15/10 होगा और ये 10 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम काट देते हैं, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 15, 3 से 3 कट गया तो 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो EC आएगा ये होगा 4 सेंटीमीटर। तो छठवें का आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन 7 में लिखा है कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी, तो इसमें हम लोग लगाएंगे दूरी सूत्र। मान लेते हैं ये बिंदु A है, इसका निर्देशांक है 2,3, ये B है, इसका निर्देशांक है 4,1, तो इसको मान लेते हैं हम x1 y1, इस बिंदु को मानते हैं x2 y2। तो दूरी सूत्र से होता है, दूरी सूत्र बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम सूत्र के अनुसार मान रख देते हैं, इसमें हम किसी को x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं x1 y1, इसको मान सकते हैं x2 y2। तो इसको हमने माना अभी x1 y1, इसको माना x2 y2, तो सूत्र के अनुसार पहले x2 है तो x2 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, फिर माइनस x1 है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y2 है 1 और y1 है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे बचेगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस 3 है तो होगा -2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर रहेगा 4, -2 का होल स्क्वायर होगा भी 4, जोड़ेंगे √8 आ गया, 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2 √2 मात्रक। तो इसका आंसर होगा हम लोग का B। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई भी अगर द्विघात समीकरण दिया है x² + bx + c = 0 के रूप में, तो मूल जब बराबर होते हैं तो जो व्युत्कर होता है d बराबर 0 का होता है, यानी कि b² - 4ac बराबर होगा 0। तो पहले इसमें जो द्विघात समीकरण दिया ये लिखा है 3x² - 12x + m = 0। इसकी हम तुलना करेंगे x² + bx + c बराबर 0 से, तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर होगा -12 और c बराबर हो गया m। और क्वेश्चन में लिखा है कि मूल बराबर है, तो जब मूल बराबर होते हैं तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग मूल बराबर हैं, तो b² - 4ac बराबर हो जाएगा 0, b बराबर है -12, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग -12 का होल स्क्वायर -4 गुणे a बराबर 3 है और c बराबर है m बराबर 0 हो गया। अब यहाँ -12 का होल स्क्वायर हो जाएगा 144, फिर माइनस से गुणा कर देंगे 4 तिहाई 12m बराबर 0। अब 144 को लाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो -12m बराबर -144 हो गया, माइनस कट गया प्लस, तो m बराबर लिखेंगे हम लोग 144/12, और 12 से 144 कटेगा 12 बार में, तो m का मान निकल गया 12। तो 8वें का आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि 15 और 25 का HCF 5 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है कि एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें पहली संख्या हम लोग की 15 है, दूसरी संख्या 25 है,
तो 15 गुणे 25 और बटे HCF दिया है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, तो 25 तियां 75, ये होगा इसका आंसर। तो 9वें का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 10 में लिखा कि AP दिया है, इसमें 3 1 -1 -3 डॉट डॉट के लिए सार अंतर होगा। तो जब हम सार अंतर निकालते हैं तो ये होता है A2 - A1, इसको हम स्विच करते हैं D से। तो ये हम लोग का पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है। तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं, या चौथे में से तीसरे को घटाते हैं, या दूसरे में से पहले को घटाते हैं। तो इसमें दूसरा पद हम लोग का 1 हो जाएगा, पहला पद है 3, तो घटाएंगे होगा -2। 10वें का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन 11 में लिखा कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो ये वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, और इसमें ऑप्शन दिए हैं। तो पहले हम इसको हल करेंगे तभी पता चलेगा कौन सा आंसर होगा। तो होगा वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बारंबारता, बारंबारता को हम सूचित करते हैं F से। तो पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं हम लोग 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। इसके बाद बारंबारता दिया है इसमें 2, 7, 3, 10 और 4। तो जब भी हम माध्यक निकालते हैं या माध्यिका निकालते हैं तो उसके लिए हम निकालते हैं हमेशा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जिसको हम सूचित करते हैं CF से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो बारंबारता दिया रहता है उससे पहला पद लिख लेंगे, फिर 2 में जोड़ेंगे 7, 9 हो जाएगा, फिर 9 में जोड़ेंगे 3, 12, फिर 12 में 10 जोड़ेंगे 22, और 22 में फिर 4 जोड़ेंगे 26। अब इसके बाद इसको भी जोड़ते हैं, तो इसको हम सूचित करते हैं n से। तो ये जोड़ने पर इसके बराबर आता है कि पहले चेक कर लेते हैं। तो 7 2 9, 3 12, 12 और 4 होगा 16, 10 26, बराबर आ जा रहा है। ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब बारंबारता जो है माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम सबसे पहले जो n का मान लिखा रहता है उसको 2 से भाग देते हैं। तो हम n/2 निकालेंगे तो हो जाएगा 26/2, ये कट जाएगा 13 बार में। तो हम क्या करते हैं, अब जो 13 निकला है, जो n/2 का मान निकला है, उसको हम देखते हैं संचयी बारंबारता में। तो संचयी बारंबारता वो मान हमको लेना है जो 13 से ज़्यादा होना चाहिए, 13 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो 12 है, कम है, 13 से ज़्यादा वाला कौन सा हो जाएगा, 22 होगा। तो यही हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग का जो बारंबारता होगा, वर्ग अंतराल होगा, ये होगा 15 से 20। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 15 से 20। क्वेश्चन 12 में दिया है कि यदि tan a बराबर 1 तो 2 गुणे sin a cos a का मान क्या होगा। तो इसमें दिया है tan a बराबर 1 है, तो tan में जो 1 होता है यह tan 45 डिग्री का मान होता है। तो हम लिख सकते हैं कि tan a बराबर tan 45 डिग्री। ठीक है, तो a बराबर हम लोग का निकल गया 45 डिग्री, इसमें tan कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमको निकालना है 2 sin a गुणे cos a का मान। तो आप लिख लेते हैं 2 sin a गुणे cos a। तो 2 गुणे साइन, एक जगह लिख लेते हैं 45 डिग्री, फिर गुणे यहाँ हो जाएगा cos 45 डिग्री। तो 2 गुणे साइन 45 का मान होता है 1/√2, और cos 45 का मान भी होता है 1/√2। तो 2 गुणे 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, √2 और √2 को गुणा करेंगे तो 2 होगा, 2 से 2 कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो 12वें का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। क्वेश्चन में दिया है कि एक वृत्त है और लिखा है कि वृत्त के केंद्र, ये वृत्त का केंद्र हो गया, इससे कोई दूर बिंदु है Q, और ये वृत्त के केंद्र से बिंदु 25 मीटर की दूरी पर है। इसका नाम देते हैं हम लोग O, इसका नाम देते हैं हम लोग Q, और इस पर एक स्पर्श रेखा वृत्त पर जिसकी लंबाई है 24 मीटर। तो हमको बताना है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसमें प्रमेय है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग P।
तो ओ पी क्यू हो जाएगा समकोण त्रिभुज, और इसमें हमको निकालना वृत्त की त्रिज्या यानी कि ओपी निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये होगा कर्ण, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, हमको निकालना है लंब, निकालना है ओपी। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ओपीए में कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण हम लोग का ओ क्यू है, तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर, और ये होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें ओ क्यू है 25, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 25 का होल स्क्वायर बराबर ओपी हम लोग को निकालना है, वृत्त की त्रिज्या है, और पी क्यू है 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 बराबर ओपी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 को लाते हैं बाय साइड, तो हो जाएगा 625 माइनस 576 बराबर ओपी स्क्वायर। 625 से 576 घटाएंगे बचेगा 49, तो 49 बराबर ओपी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट, तो ओपी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 49, और 49 का वर्गमूल होता है 7, यानी कि वृत्त की त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन हमारा जो क्वेश्चन में 13 है, इसका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन 14 में लिखा है कि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण का मान होगा। क्वेश्चन में मान लेते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार ये हम लोग का मीनार है ए बी, जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर, और उसकी छाया बनती है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 20√3 मीटर। तो हमको बताना है जो उन्नयन कोण बन रहा है, यानी कि ये कोण थीटा, हमको बताना है कि ये कितने डिग्री का होगा, इसका कोण का मान बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोण के सामने भुजा लंब होती है, ये आधार होता है, तो लंब और आधार आता है tan में, तो tan थीटा बराबर लिखेंगे हम लोग ए बी बटे बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग tan थीटा बराबर ए बी है 20 और बी सी है 20√3, तो 20 से 20 कट गया, तो tan थीटा बराबर आ गया 1/√3। तो tan में 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री, तो थीटा बराबर होगा 30 डिग्री, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन 15 में लिखा कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये वृत्त हो गया, ये हम लोग की त्रिज्या हो गई ए और बी, तो ये हम लोग का ये है चाप, और इस ए बी चाप से त्रिज्याखंड पर जो कोण बन रहा है ये दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमको बताना है संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्याखंड पहले इसमें त्रिज्या दे 24 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग त्रिज्या r बराबर 24 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला होता है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो थीटा की जगह लिखेंगे हम लोग 30/360 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7, और त्रिज्या है हम लोग का 14, तो यहाँ पे लिख लेंगे 14 का होल स्क्वायर। तो 30/360 गुणे 22/7, 14 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 14 गुणे 14, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 36 कटेगा 12 बार में, इसके बाद 7 से 14 कट गया 2 बार में, 2 से 12 कटेगा 6 बार में, फिर उसके बाद 2 से 6 कटेगा 3 बार में, और 22 कटेगा 11 बार में। तो ऊपर बच गया 11 और 14, नीचे बच गया 3, तो 11 और 14 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 154, और नीचे बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी। क्वेश्चन 16 में लिखा कि जोकर टोपी का आकार होता है, ऑप्शन दिया बेलनाकार, शंक्वाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो जोकर की टोपी होती है ये इस आकार का होता है, इस तरह का होता है, तो ये होता है
शंकु के आकार का होगा, तो इसका आंसर होगा बी, शंक्वाकार। क्वेश्चन 17 में लिखा है कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। यानी कि जो कल्पित, जब हम माध्य निकालते हैं तो एक कल्पित माध्य विधि से निकालते हैं, एक पग विचलन विधि से निकालते हैं। और इसका जो दोनों का जो संक्षिप्त विधि होता है, यानी कि छोटा विधि होता है, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। माध्य हम लोग 3 विधि से निकालते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी। क्वेश्चन 18 में लिखा है कि यदि कुछ फ्रैक्शनों का माध्य 15 है और माध्यिका 24 है तो बहुलक क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार यहाँ लिख लेंगे 3 गुणे माध्यिका इसमें है 24, तो यहाँ पर 24 लिखेंगे, फिर माइनस 2 गुणे माध्य दिया है 15, तो 15 लिख लेंगे। ये हो जाएगा 24 थे 72 और 15 दूनी 30, घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का 42, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 19 में लिखा कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो जब हम पासे को फेंकते हैं तो पासे में जो अंक होते हैं ये होता है 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा है सम संख्या, तो सम संख्याएं हो जाएंगी हम लोग की, सम संख्या है 2 4 6, ठीक है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यानी कि सम संख्या पूछा, तो सम संख्या कितनी है 1 2 3, तो ये ऊपर लिख लेंगे 3। और कुल परिणाम है, तो कुल परिणाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर हो जाएगा 1/2। तो इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन 20 में अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के पत्तों में से एक पत्ते को या दीक्षा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जो पत्ते होते हैं ताश के, उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं, पत्तों की संख्या 52 होती है, और उसमें जो रानी होती है 4 होती है, टोटल 4 रानियां होती हैं। एक ईंट में होता है, उसके बाद फिर एक पान में होता है, इस तरह 4 तरह के पत्ते होते हैं, चारों में एक रानी होती है, तो कुल रानी हो जाएगा 4 और कुल पत्तों की संख्या होगी 52। तो जब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता का होता है अनुकूल परिणाम, तो यानी कि कुल रानी 4 है, ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम हो गया, और कुल परिणाम, तो कुल परिणाम 52 होगा, तो 4/52, तो 4 एकम 4, ये कट जाएगा 13 बार में, तो 1/13 इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। खंड ब, इसमें पहले में लिखा है कि सभी खंड कीजिए। पहले क्वेश्चन में है क में कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि एक शंकु है और शंकु की ऊंचाई, ये ऊंचाई होता है h, जो दिया है 28 48 है, 48 सेंटीमीटर पहले ऊंचाई है, तो ऊंचाई हो जाएगा, फिर पहले उसके बाद आधार है, तो ये आधार हो जाएगा, और आधार का व्यास यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना है इसका आयतन। तो पहले हम लिख लेते हैं व्यास इसमें है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 28/2, 2 से 28 कट जाएगा 14 बार में, यह आ गया 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है h बराबर 48 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला होता है शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। और इसमें जो आंसर दिया है बुक में पाई के पद में दिया है, तो हम पाई के पद में लिख लेते हैं 1/3 गुणे पाई, r बराबर है 14, तो यहाँ पर लिख लेंगे 14 का होल स्क्वायर, गुणे h है 48, तो यहाँ हो जाएगा 48, 3 से 48 कट जाएगा 16 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई गुणे 14 का स्क्वायर होता है 196 गुणे 16, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 3136 पाई। आयतन निकाल रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे हम लोग सेंटीमीटर क्यूब।
क्वेश्चन ख में लिखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ निकालिए। तो पहले है 96 है, तो हम 96 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले भाग देंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर 2 से भाग देंगे 48 में, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे तो 24 कटेगा 12 बार में, फिर 2 से भाग देंगे 12 में तो 6 बार में, फिर 2 से 6 कटेगा 3 बार में और 3 से 3 हो गया 1 बार में। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इसमें 3 2 5 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। उसके बाद हम निकालते हैं 404 का। तो पहले कटेगा ये 2 से, तो 202 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 101। अब 101 किसी के पहाड़ा में नहीं आता, यह अभाज्य संख्या है तो 101 101 से ही कटेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 404 का 2 गुणे 2 गुणे 101। तो हमको निकालना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ होता है जो दोनों, जिसमें दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकला है तो दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसमें ये 2 कॉमन है और ये भी 2 कॉमन है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। क्वेश्चन ग में लिखा कि बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अनुसार ये हम लोग का हो गया बिंदु ए, मान लेते हैं ये बिंदु बी है, और पहले बिंदु का निर्देशांक लिख लेंगे -1, 7, दूसरे बिंदु का हो जाएगा 4, -3। मान लेते हैं इसके बीच में कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक है x, y, और ये बिंदु P इस रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हम लोग का 2 और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये 3। तो इसमें हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसमें सेक्शन फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो फार्मूला होता है कि x, y बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, और यहाँ होगा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। यह फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको हमको इसमें निकालना है इस बिंदु का निर्देशांक। क्वेश्चन में लिखा है कि विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये जो 1, 7 है ये होगा x1, ये हो जाएगा y1, ये बिंदु होगा x2, y2, और ये होगा m1, ये हो जाएगा m2। तो यहाँ इसमें मान रख देते हैं, m1 बराबर 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर x2 इसमें है, ये x2 है 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, फिर प्लस m2 3 है यहाँ पर 3 लिखेंगे, और x1 है -1 तो यहाँ पर -1 लिख देंगे, बटे में m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3, फिर कॉमा, उसके बाद फिर m1 की जगह 2 लिखेंगे, फिर y2 इसमें -3 है तो -3 लिख देंगे, फिर प्लस m2 3 है 3 लिखेंगे, उसके बाद y1 इसमें 7 है और बट्टे m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 में -1 से गुणा करेंगे -3 बट्टे 3 2 5, यहाँ 2 में -3 से गुणा करेंगे -6, 3 7 21 बट्टे 5, घटा देंगे 8 में से 3 घटेगा 5 तो 5 बट्टे 5 हो गया, 21 में 6 घटाएंगे बचेगा 15 तो 15 बट्टे 5, 5 से 5 कट गया एक बार में, 5 से 15 कटेगा 3 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,3। क्वेश्चन घ में लिखा है कि यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें लिखा है साइन अल्फा बराबर 1/2, और साइन में जो 1/2 होता है ये साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री, तो अल्फा बराबर हम लिख लेंगे 30। उसी तरह फिर दिया कॉस बीटा बराबर 1/2, तो कॉस बीटा बराबर लिखेंगे 1/2, और कॉस में 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस बीटा बराबर कॉस 60 डिग्री, तो बीटा बराबर हो गया 60। हमको निकालना है इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा है 30
और बीटा है 60, जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन अंगम लिखा कि बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं बिंदु P है -6,8 और मूल बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं O है, वो बिंदु वो है जिसका निर्देशांक है 0,0। जो मूल बिंदु होता है उसका निर्देशांक 0 होता है, तो इसके बीच की हमको दूरी निकालना है। तो इस बिंदु को मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो फॉर्मूला के अनुसार PO ये दूरी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। दूरी निकालने के लिए PO बराबर लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x2 है 0, फिर माइनस, फॉर्मूला माइनस थे माइनस लिखेंगे। x1 है -6, जब हम -6 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 0 + 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 है 0, यहाँ 0 लिख लेंगे। फिर उसके बाद फॉर्मूला माइनस या माइनस लगाएंगे। y1 है 8, यहाँ 8 लिख लेंगे का होल स्क्वायर हो गया। तो 0 + 6 6 होगा, 6 का होल स्क्वायर हो गया 36। 0 - 8 -8 होगा, -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64। इसको जोड़ देंगे, 36 और 64 जोड़ेंगे 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 10 मात्रक। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a बराबर cosec a माइनस 1 बटे cosec a प्लस 1। तो इसको हम LHS से सिद्ध करते हैं। LHS बराबर cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a। अब हम cot को लिखेंगे cos और sin के पद में। तो cot a बराबर cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। तो cot a को लिख सकते हैं हम लोग cos a बटे sin a, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का cos a, फिर बटे में उसी तरह cot a को लिखेंगे हम लोग cos a बटे sin a और माइनस प्लस cos a। अब यहाँ पे हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। पहले इसका एलसीएम निकालेंगे ऊपर में, तो इसका एलसीएम हो जाएगा sin a से cos a में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग cos a माइनस cos a गुणे sin a बटे, यहाँ एलसीएम हो जाएगा sin a। फिर उसी तरह इसमें जो नीचे हर में है इसका एलसीएम होगा sin a से cos a में गुणा हो जाएगा। तो cos a प्लस cos a गुणे sin a बटे sin a। तो sin a से sin a कट गया। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ ऊपर बच जाएगा हम लोग का cos a माइनस cos a गुणे sin a बटे, नीचे बच गया हर में हम लोग का cos a प्लस cos a गुणे sin a, cos a प्लस cos a गुणे sin a। अब यहाँ ऊपर में भी अंश में भी cos कॉमन है, नीचे वाले में भी cos कॉमन है, तो दोनों में से हम cos कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर वाले में से cos कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का 1, फिर माइनस इसमें cos a कॉमन हो गया, बच गया sin a बटे, उसी तरह हर में कॉमन लेंगे cos a, तो यहाँ बचेगा cos a, यहाँ हो गया 1 फिर प्लस sin a, cos से cos कट गया। अभी हम लोग का बच गया 1 माइनस sin a बटे 1 प्लस sin a। हमको क्या सिद्ध करना है, cos a के माइनस 1 बटे cos a के प्लस 1। हम लोग जानते हैं कि sin का उल्टा होता है cos a, तो sin a बराबर लिख सकते हैं 1 बटा cos a के। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे, यहाँ ऊपर माइनस है, 1 माइनस 1 बटे cos a हो गया, फिर बटे लिखेंगे 1 प्लस sin a का लिख सकते हैं 1 बटे cos a के बराबर। अब यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा cos a के से 1 में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा cos a माइनस 1, फिर बटे में cos a, और फिर यहाँ इसका एलसीएम होगा cos a के से 1 में गुणा कर देंगे, तो cos a प्लस 1 और बटे cos a के। तो cos a के से cos a कट गया, बच गया हम लोग का cos a माइनस 1 बटे cos a
ए प्लस 1 और बराबर RHS, ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 2, इसमें लिखा है कि इन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। क्रम है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें nवें पद का फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्वेश्चन ने दिया है कि इसका 17वां पद है तो लिख लेंगे a 17 उसके 10वें पद से, तो 10वां पद हो जाएगा a 10, उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो अधिक रहेगा तो इसमें 7 जोड़ देंगे। तो जब हम एपी में लिखेंगे, इसको हल करते हैं, तो प्रथम पद हमारा इसमें a होगा, पहले यहाँ लिख लेंगे माना प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। तो सूत्र के अनुसार यहाँ लिखा हुआ a 17 है, तो जब हम n के जगह इसमें 17 है, तो जहाँ पे n है वहाँ 17 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा सूत्र के अनुसार, अगर यहाँ 17 लिखा हुआ तो a 17 बराबर a प्लस 17 माइनस 1 यहाँ होगा गुणे d बराबर, यहाँ a 10 है तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, तब सूत्र के अनुसार a प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 गुणे d और प्लस 7। तो इसमें प्लस का है कट गया, 17 में से 1 घटाएंगे बचेगा 16d बराबर 10 में से घटाएंगे बचेगा 9d प्लस 7। 9d को लेते हैं बाएं साइड में, तो 16d माइनस 9d बराबर 7, घटाएंगे बचेगा 7, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7d बराबर 7 हो जाएगा। 7 से 7 कटेगा एक बार में तो d का मान निकल गया 1। तो हम लोग को सारांतर निकालना था तो इसका सारांतर होगा 1। क्वेश्चन ख में लिखा है कि अंडर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है मतलब x का मान निकालना है, तो इसके लिए हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए 5 अंडर रूट 2 को गुणा करेंगे अंडर रूट 2x स्क्वायर से। तो जब हम 5 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट 2 गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। अब इसमें यहाँ जाएगा 10x स्क्वायर। अब यहाँ जो 7x है इसको दो पदों में इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 7 हो जाए और गुणा करने पर 10 हो जाए। तो 5 दूनी 10 होता है और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं तब अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, 5 2 7 हो जाएगा, गुणा कर 10 भी हो जाएगा, प्लस 5 अंडर 2 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में x भी कॉमन है और यहाँ रूट 2 यहाँ 2 है, तो 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। तो जब हम इसमें से दोनों में से रूट 2 कॉमन लेंगे तो 2 में से अगर ये अंडर रूट 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा केवल अंडर रूट 2। तो इसमें से हम रूट 2x कॉमन ले लेते हैं अंडर 2x, तो यहाँ बच जाएगा केवल x तो बाहर हो गया और 2 में से रूट 2 कॉमन हो गया तो बच गया अंडर रूट 2, यहाँ पर लिख लेंगे अंडर रूट 2, फिर प्लस इन दोनों में 5 कॉमन है तो इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो x प्लस अंडर रूट 2 को लिखेंगे एक ब्रैकेट में और अंडर रूट 2x प्लस 5 को लिखेंगे एक ब्रैकेट में। अब दोनों को 0 के बराबर लिख देते हैं अलग अलग, तो पहले लिख लेंगे x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 या अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। रूट 2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो गया माइनस का अंडर रूट 2, या इसको हल करेंगे तो रूट 2x प्लस 5 को ले जाते हैं दाएं साइड माइनस का 5, तो x बराबर हो जाएगा -5 बटे अंडर रूट 2। तो हमको बताना था इसके मूल, तो इसके मूल होंगे माइनस रूट 2 और -5 बटे अंडर रूट 2। क्वेश्चन ग में लिखा कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, तो सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम बना लेते हैं एक त्रिभुज ABC। अब इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है, यानी कि पहले हम A से D को मिला देंगे। लिखा है कि कोण
ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, यह कोण ए डी सी ये कोण है और किसके बराबर है, ये बी ए सी के बराबर है, इसके बराबर है। तो सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी को सिद्ध करेंगे समरूप। तो इसमें ये दोनों कोण दिए गए हैं, तो जब ये कोण दिया है तो इस प्रकार सिद्ध कभी होगा जब हम त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। तो इसीलिए ये जो दोनों कोण दिए हैं इन दोनों त्रिभुज के दिए गए हैं, तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुज में समरूपता सिद्ध करेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ए सी में सबसे पहले इसको हम समरूप सिद्ध करने के लिए समरूपता होता है, जो थ्योरम है कि एंगल एंगल समरूपता, कोण कोण समरूपता के आधार पर इसको समरूप सिद्ध करेंगे। तो किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो संगत कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और जब त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी में सबसे पहले दिया कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, आप लिख लेंगे कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी और ब्रैकेट लिख लेंगे, दिया है गिवन है। उसके बाद एक कोण बराबर हो गया, एक और कोण बराबर लिखना है। तो कोण बी ए सी में त्रिभुज बी ए सी में कोण सी है, उसी तरह त्रिभुज ए डी सी में भी कोण सी है। तो दोनों त्रिभुज में जो कोण सी है ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों बराबर हो गए यही। तो आप लिख लेंगे कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज ए डी सी समरूप होगा त्रिभुज बी ए सी के, और इसमें जो नियम लग रहा है वो है एंगल एंगल समरूपता। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हमको सिद्ध करना है इसमें सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी। तो सबसे पहले इसमें सी ए है तो हम पहले सी ए ले लेते हैं, इसमें इस तरह ऐसे सी ए लेंगे। तो आप लिख लेंगे हम लोग सी ए। उसके बाद जब इसमें ये सी ए है तो इसका संगत भुजा होगा सी बी, तो बटे में हो जाएगा सी बी बराबर, और इसमें सी बी आ गया हम लोग का, सी और सी बी दोनों आ गया। इसके बाद है सी डी। तो सी डी अगर इस वाले त्रिभुज में हम सी डी लेंगे तो इसका संगत भुजा हो जाएगा सी ए, जिस ऑर्डर में इसको ले रहे हैं उसी ऑर्डर में इसको, तो सी हो जाएगा, तो बटे में सी ए हो जाएगा। सी ए को लाते हैं बाएं साइड, तो सी और सी ए गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर बराबर, इसको गुणा कर देंगे तो सी बी गुणे सी डी, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन घ में लिखा कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो ये हम लोग का हो गया वृत्त, और ये हो गया वृत्त के परिगत चतुर्भुज। इसका नाम देते हैं हम लोग ए बी सी डी, और मान लेते हैं कि जो वृत्त है ए बी को बिंदु पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करता है, और इसका केंद्र है ओ। तो इसको हम लिख लेते हैं, माना वृत्त चतुर्भुज पी क्यू ए बी सी डी को बिंदु पी क्यू आर तथा एस पर स्पर्श करता है। हम लोग को क्या सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। अब यहाँ पे हम लोग वृत्त का प्रमेय का इसमें यूज करेंगे। प्रमेय होता है कि अगर कोई वृत्त दिया है और इसके बाहर कोई बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर कोई हम स्पर्श रेखा खींचते हैं दोनों बराबर होता है। मान लेते हैं बिंदु P है, ये A है और B है, तो जब बाह्य बिंदु से कोई बाहरी बिंदु है इस पर से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों की लंबाई बराबर होती है, PA बराबर होगा PB। तो इसमें भी ये बाहर बिंदु हो गया A, तो इसमें भी हो जाएगा PA बराबर AS, फिर इसमें
वृत्त के बाहर बिंदु बी है, इस पर से दो स्पर्श रेखा होगा बी पी और बी क्यू दोनों बराबर होंगे। फिर से बिंदु सी है, इस पर से स्पर्श रेखा हो जाएगा सी क्यू और सी आर। उसी तरह ये होगा, बाह्य बिंदु डी है, इस पर स्पर्श रेखा हो जाएंगे डी एस और डी आर। तो पहले हम लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब यहाँ पे हमको सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी, तो ये भी हमको ध्यान रखना है, जब भी हम इसमें ए बी और सी डी, जैसे यहाँ ए बी है तो ए बी का जो भी भाग लेंगे स्पर्श रेखा के रूप में ए पी या बी पी, इसको रखेंगे हमेशा बाएं साइड में। ए बी का जो भी भाग होगा बाएं साइड में और सी डी का जो भी भाग होगा बाएं साइड में। और ये जब ये दोनों बाएं साइड में होंगे तो बाकी के भी हो जाएंगे इधर दाएं साइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं ए बी में, तो पहले ए पी होगा, तो ए पी बराबर हो जाएगा एस, ए पी बराबर एस, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह अब यहाँ पे फिर हम लोग ए बी का भाग लेंगे बी पी बी, तो बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू, हो जाएगा समीकरण 2। फिर उसके बाद ए बी हो गया, अब हमको लेना है सी डी, तो ये सी डी है, तो इसमें सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, ये हो जाएगा समीकरण 3। फिर इसमें सी डी का भाग ये भी है, तो डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, हो जाएगा समीकरण 4। अब हम चारों समीकरण को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, तो जब हम समीकरण को जोड़ते हैं तो बायां पक्ष एक साथ दायां पक्ष एक साथ, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर, अब इसको हम जोड़ते हैं ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस। अब यहाँ पे ए पी और बी पी, ए पी और बी पी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए बी, यहाँ पे लिख लेंगे ए बी, फिर प्लस सी आर और डी आर, सी आर और डी आर को जोड़ेंगे तो होगा सी डी बराबर, अब यहाँ पे ए एस है और डी एस है, तो जब हम ए एस और डी एस को जोड़ेंगे तो होगा ए डी के बराबर, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए डी, फिर प्लस उसी तरह बी क्यू और सी क्यू है, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे तो ये होगा बी सी के बराबर, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन अंगम दिया कि यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, और n का मान दिया है 60। n जो होता है ये बारंबारता का योगफल होता है, तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं वर्गांतर, इसके बाद है बारंबारता, और जब हम माध्यक या माध्यिका निकालते हैं तो उसमें हम निकालते हैं संचयी बारंबारता भी निकालते हैं, संचयी बारंबारता। बारंबारता को सूचित करते हैं एफ से, संचयी बारंबारता को सूचित करते हैं हम लोग सी एफ से। तो पहले इसमें जो वर्ग अंतराल दिया है उसको लिख लेते हैं, ये वर्ग अंतराल है हम लोग का 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। उसके बाद हम लिखते हैं बारंबारता, बारंबारता है 5 है, फिर x 20, 15 y और 5। इसके बाद हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो जब हम संचयी बारंबारता निकालते हैं तो जो बारंबारता दिया रहता है उसके पदों को जोड़ते हैं। सबसे पहले 5 लिखेंगे, अब 5 में x जोड़ेंगे तो 5 + x होगा, क्योंकि ये
कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, चर, ये अचर राशि है, चर राशि है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 5 + x में 20 जोड़ेंगे तो 20 में 5 जुड़ेगा, हो जाएगा 25 + x। फिर 25 + x में 15 जोड़ेंगे तो 15 और 25 जोड़ेंगे, हो जाएगा 40 + x। फिर 40 + x में y जोड़ेंगे, ये होगा 40 + x + y, और 40 + x + y में 5 जोड़ेंगे तो होगा 45 + x + y। अब इसके बाद इसको ही हम लोग जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 5 में 20 जोड़ेंगे 25, 25 में 15 जोड़ेंगे 40, और 5 45, और ये है x और y, तो x + y हो गया। और इनका योगफल क्वेश्चन ने पहले से दिया है कि जो इसमें बारंबारता है इसका योगफल दिया है n बराबर 60, यानी कि ये इसके बराबर हम लिख लेंगे 60। 45 को ले जाते हैं दाएं साइड में, तो x + y बराबर 60 - 45, तो x + y बराबर हो जाएगा, घटाएंगे 15, तो y बराबर हो जाएगा 15 - x, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो माध्यक है 28.5 है, तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F गुणे H, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें क्या होता है, जो माध्यक दिया है हम लोग का 28.5, इसको हम चेक करेंगे वर्ग अंतराल में, जो वर्गांतर दिया है, तो जो 28.5 है ये किसी वर्ग अंतराल के बीच में होना चाहिए। तो इसमें जो 28.5 होगा ये 20 और 30 के बीच में होगा, तो यही हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग हम लिख लेंगे, माध्यक वर्ग हो जाएगा हम लोग का 20 से 30। अब यहाँ सूत्र में लिखा है L + n/2 - CF/F गुणे H, तो L जो होगा, जो वर्ग अंतराल दिया है माध्यक और उसका निम्न सीमा, तो L बराबर हम लिख लेंगे इसमें 20, तो इसमें L हमारा 20 हो जाएगा। इसके बाद जो बारंबारता में 20 दिया ये होता है F, और संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाली जो संचयी बारंबारता होती है CF, और H जो होता है जो वर्ग अंतराल दिया है उसके बीच का अंतर, सब में 10-10 का अंतर है, तो H बराबर 10 हो जाएगा। तो L बराबर 20 लिख लेंगे, L बराबर 20 हो जाएगा, और F बराबर भी होगा 20, CF बराबर होगा 5 + x, तो CF बराबर 5 + x हो गया, और H बराबर है 10, जो वर्ग अंतर है इसके बीच का अंतर, तो H बराबर दिया है 10। अब हम लोग हल करते हैं, तो माध्यक बराबर सूत्र लिख लेंगे L + n/2 - CF/F और गुणे H। तो माध्यक इसका दिया है 28.5, तो माध्यक की जगह लिखेंगे हम लोग 28.5 बराबर L है 20, यहाँ पे 20 लिखेंगे, फिर प्लस n/2, तो n बराबर 60 है, तो हो जाएगा 60/2, फिर माइनस CF। अब इसमें CF है हम लोग का 5 + x, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 5 + x, और बट्टे में हो जाएगा यहाँ F बराबर 20 है, और H हम लोग का है 10, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 20 को ले आते हैं बाएं साइड, तो 28.5 - 20 बराबर, इसमें 10 से 20 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 7 कट जाएगा 30 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों हो जाएगा माइनस, तो 5 - x, और बट्टे में बच गया हम लोग का 2। 28.5 में से 20 घटाएंगे बचेगा 8.5 बराबर, 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 - x/2, 2 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो 2 को गुणा कर देंगे बाएं साइड, तो 2 में गुणा करेंगे 8.5 में, तो हो जाएगा 17 बराबर 25 - x का मान निकालना है, तो -x को लाते हैं दाएं साइड, प्लस हो जाएगा बाएं साइड, और 17 को लाते हैं दाएं साइड में, तो x बराबर हो जाएगा 25 - 17, तो x बराबर निकल गया 8, तो x का मान निकल गया 8। अब x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो y निकल जाएगा, तो समीकरण 1 है हम लोग का y बराबर 15 - x, और x बराबर निकला हम लोग का 8,
तो 15 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 7। तो x बराबर होगा 8 और y बराबर होगा 7। क्वेश्चन 4 लिखा है किसी कारण 12 पेन खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या दीक्षा निकाला जाता है तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग कुल पेन, दोनों को जोड़ देंगे तो 12 प्लस 132, तो 2 2 4, 3 1 4, ये हो जाएगा 144 पेन हो गए। अब इस 144 पेनों में से एक पेन निकाला जाता है और वो भी अच्छा पेन है। तो यहाँ आप लिख लेंगे अच्छा पेन होने की प्रायिकता, इसको मान लेते हैं हम लोग ए। तो पी ए बराबर प्रायिकता होता है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अच्छा पेन इसमें 132 है तो 132 हो जाएगा बटे कुल परिणाम है 144, तो यहाँ पे 144 लिख लेंगे। अब इसको हम काटते हैं तो पहले इसको काटेंगे हम लोग 2 से काटते हैं तो 2 छके 12, 2 छके 12 हो जाएगा। फिर ये 2 से 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अब इसे 6 से कट जाएगा 11 बार में और 12 छके 72, 12 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 बटे 12। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और यह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं माना भिन्न बराबर x बटे वाई। तो पहले इसमें 2 कंडीशन है तो पहला लिख लेते हैं केस फर्स्ट। तो इसमें क्या दिया है प्रश्नानुसार, क्वेश्चन में लिखा है कि जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो अंश x है तो x में से 1 घटाएंगे और नीचे लिखेंगे y, तो भिन्न हो जाता है 1/3। अब इसे हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से इसमें गुणा कर देंगे, x y से इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x - 3 बराबर y। y को लाते हैं बाएं साइड, -3 को लाते हैं दाएं साइड में, तो 3x - y बराबर 3, ये हो जाएगा समीकरण 1। और फिर दूसरा शर्त है तो केस सेकेंड, इसमें क्या दिया हुआ है कि यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अंश हमारा x है, हर y है। तो क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा x बटे केवल हर में 8 जोड़ा जा रहा है तो y + 8 और भिन्न हम लोग का हो जाता है 1/4। तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4x बराबर y + 8 को 1 से गुणा कर देंगे तो y + 8, y को लाते हैं बाएं साइड तो 4x - y बराबर हो गया 8। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में यहाँ भी -y है, यहाँ भी -y है। तो अगर हम विलोपन विधि से हल करते हैं तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे तो y से y कट जाएगा। जब समान चिन्ह रहता है तो हम लोग घटाते हैं और विपरीत चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का है 3x - y बराबर 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x - y बराबर 3। और समीकरण 2 है 4x - y बराबर 8, तो 4x - y बराबर 8। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो y से y कट गया, -4x + 3x बचेगा -x, यहाँ बचेगा हम लोग का -5, कट जाएगा तो x बराबर निकल गया 5। अब x का मान रख देंगे समीकरण 1 में तो y निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का 3x - y बराबर 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3x - y बराबर 3, x बराबर 5 है तो 3 × 5 - y बराबर 3 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 -y बराबर 3, 15 को लाते हैं दाएं साइड में तो -y बराबर 3 - 15,
घटाएंगे बचेगा -12, माइनस माइनस कट गया प्लस, तो y बराबर निकल गया 12। भिन्न को हमने माना था x/y, तो x बराबर निकला है 5 और y बराबर निकला है 12। तो लिख लेंगे भिन्न बराबर x/y, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 5/12। क्वेश्चन 3 का अथवा दिया कि एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है, तो विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो हल में लिख लेते हैं, माना विमान की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है 1500 किलोमीटर, तो दूरी बराबर हो जाएगा 1500 किलोमीटर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो विमान है वो निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चल रही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों केस में हम समय निकालेंगे। जब सामान्य चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है और जब चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, तब कितना समय लगता है। तो इसमें सामान्य चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है 1500 किलोमीटर, तो समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी है 1500 और चाल है x, तो ये हो जाएगा 1500/x घंटे, ये निकल गया समय। पुनः अब लिखा है कि निर्धारित चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 250 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ने पर जहाज की चाल। तो पहले जहाज की चाल थी x और उसमें 250 किलोमीटर बढ़ गया, तो x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसमें निकाल लेते हैं समय। जब जहाज की चाल बढ़ गई तब कितना समय लग रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी है 1500 और चाल है इस समय x प्लस 250 घंटे। अब इसमें लिखा हो कि जब सामान्य चाल से जाती है तो उसको 30 मिनट देरी हो जाती है, यानी कि इसमें ज़्यादा समय लग रहा है सामान्य चाल में, और जब चाल बढ़ जाती है उसमें कम समय लग रहा है। तो ज़्यादा समय में से हम कम को घटाएंगे तो अंतर आएगा 30 मिनट का। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार 1500/x माइनस, इसको लिखेंगे 1500/x प्लस 250 बराबर 30 मिनट है, ठीक है, और ये घंटा में है, तो घंटा बदलने के लिए मिनट को 60 से भाग दे देंगे, तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा x गुणे x प्लस 250, x प्लस 250 से गुणा हो जाएगा 1500 में, तो 1500 गुणे x प्लस 250 हो गया, फिर माइनस x से गुणा हो जाएगा 1500 में, तो हो जाएगा 1500x बराबर 1/2। अब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे और गुणा करेंगे 1500 से x में, तो 1500x हो गया, फिर प्लस 1500 से गुणा करेंगे 250 में, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 7 5 और 3 0। उसके बाद यहाँ हो जाएगा माइनस का 1500x बटे, इससे गुणा कर लेते हैं x में, x स्क्वायर, x से 250 को गुणा करेंगे 250x बराबर 1/2। अब यहाँ ये दोनों कट जाएंगे, तो अब बच गया यहाँ 3,75,000 बटे x स्क्वायर प्लस 250x बराबर 1/2। अब 2 को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड और 2 को गुणा कर देते हैं 3,75,000 से। जब 2 को हम गुणा करेंगे 3,75,000 से, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0 0 0, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15 का 5, 3 दूनी 1, 3 दूनी 6, 1 7, इतना हो जाएगा। और बराबर में इसको 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 250x।
अगर इसको हम इधर ले आते हैं, अगर सीधा करके लिखेंगे तो हमारा समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस हो जाएगा 7,50,000 बराबर 0। अब इसका हम लोग को गुणनखंड करना है, तो 7,50,000 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे। अब इसके बाद बीच वाला पद है 750, इसको दो पदों में इस प्रकार तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर 250,000 और गुणा करने पर 7,50,000 आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1,000x माइनस 750x। तो 1,000x में से 750 घटाएंगे बचेगा 250, तो गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, और माइनस 7,50,000 बराबर 0। अब इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 1,000, और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे माइनस का 750, तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 1,000 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1,000 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 750 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखते हैं, तो x प्लस 1,000 बराबर 0 या x माइनस 750 बराबर 0। तो 1,000 को दाएं साइड ले जाएंगे तो 1,000 x बराबर हो जाएगा माइनस का 1,000। तो चाल तो माइनस में होता नहीं है, तो ये मान संभव नहीं है, तो x बराबर हो जाएगा 750। तो जहाज की चाल होगी वो होगी 750 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम फिगर बना लेते हैं, मान लेते हैं ये दो खंभे हो गए जिनकी ऊंचाई समान है, और इसके बीच एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, और इस पे कोई बिंदु है जिससे दोनों खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो यहाँ पे बन जाएगा 60 और यहाँ पे बनेगा 30। इसका नाम देते हैं हम लोग A B C D और ये हो जाएगा E। यहाँ से यहाँ तक है 80 मीटर ये पूरा, ठीक है, ये 80 मीटर पूरा है। अब हम क्या करेंगे, इस B को मान लेते हैं x, इसको x मान लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 80 माइनस x, और पूरा लंबाई है 80, पूरा ये लंबाई 80 दिया हुआ है, तो जब इसको x मानेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 80 माइनस x। खंभे की ऊंचाई को मान लेते हैं हम लोग h, तो अगर ये h है तो ये भी h होगा। तो सबसे पहले हम हल करते हैं त्रिभुज ABE में। समकोण त्रिभुज ABE में यहाँ बन रहा है हम लोग का 60 डिग्री, तो इसमें लंब और आधार दिया हुआ है, तो हम लोग tan लेंगे, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan 60 डिग्री बराबर हम लिखेंगे AB बटे BE। tan 60 का मान होता है 1 बटे tan 60 का मान होता है √3 होता है, और AB हम लोग माना है h और B है x, तो x को लाते हैं बाएं साइड, √3 को लाते हैं दाएं साइड, तो x बराबर हो जाएगा h बटे √3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसके बाद हम हल करते हैं त्रिभुज DCE में। पुनः समकोण त्रिभुज DCE में इससे बन रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा DC बटे CE। tan 30 डिग्री बराबर DC बटे C। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, DC है h और C है 80 माइनस x, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग h बटे 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 80 माइनस x गुणा करेंगे एक से और √3 गुणा करेंगे h से, तो 80 माइनस x बराबर हो गया √3h। अब यहाँ पे समीकरण 1 से x का मान है h बटे √3, तो यहाँ पे हम x का मान रख देते हैं, तो 80 माइनस h बटे √3 बराबर √3h, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से। अब इसमें माइनस h बटे √3 को ले आते हैं दाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा, तो 80 बराबर √3h और प्लस h बटे √3।
तो 80 बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा √3, √3 से √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, तो 3h प्लस h हो गया। तो 80 बराबर 3h और h को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4h बटे √3। हमको निकालना है h का मान, तो √3 को लेते हैं बाएं साइड, ऊपर चला जाएगा, 4 को लेते हैं इधर, तो बटे में आ जाएगा। तो 80 गुणे √3 बटे 4 बराबर h, ये कट जाएगा 20 बार में, तो h बराबर निकल गया 20√3, यानी कि खंभे की ऊंचाई होगी 20√3 मीटर। अब इसमें हम लोग को इस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी निकालना है, तो हम h का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो x निकल जाएगा। h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का x बराबर h बटे √3 और h बराबर निकला है 20√3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20√3 बटे √3, ये कट गया, तो ये निकल गया हम लोग का 20 मीटर, यानी कि b बराबर होगा 20 मीटर। फिर हमको निकालना है c निकालना है, तो c बराबर है 80 माइनस x, c बराबर है 80 माइनस x और x बराबर निकला है हम लोग का 20, तो 80 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 60 मीटर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 का अथवा दिया है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी मीनार के तल से शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अनुसार मान लेते हैं ये हम लोग का एक भवन हो गया, बिल्डिंग ए बी, और इसकी ऊंचाई दिए हुए 20 मीटर, और इसके ऊपर एक मीनार लगा है, टावर लगा है, इसका नाम हो गया AC, और जमीन पर कुछ दूर कोई बिंदु है, इसका नाम देते हैं हम लोग D। लिखा हुआ है कि मीनार के तल और शिखर, तो बिंदु D से मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री। तो बताना है मीनार की ऊंचाई, तो इस ऊंचाई को हम मान लेते हैं h और DB को मान लेते हैं हम लोग x। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABD में हल करेंगे। त्रिभुज ABD में इससे बन रहा है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर AB बटे BD। tan 45 का मान होता है 1, AB हम लोग का 20 है और BD हम लोग माना है x, तो x बराबर निकल गया 20 मीटर। अब उसके बाद हम हल करेंगे त्रिभुज CBD में, पुनः त्रिभुज CBD में यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर हम लिखेंगे CB बटे BD। tan 60 का मान होता है √3, CB को लिख सकते हैं हम लोग 20 प्लस h बटे BD हम लोग का x, यहाँ हो जाएगा x को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो x √3 बराबर हो जाएगा 20 प्लस h, और x का मान निकला है 20, यहाँ पे x का मान रख देंगे 20, तो 20 √3 बराबर 20 प्लस h, 20 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड में, तो 20 √3 माइनस 20 बराबर हो जाएगा h। अब दोनों में 20 कॉमन है, तो इसमें से 20 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा √3 और यहाँ बच जाएगा हम लोग का 1 बराबर h, तो h बराबर हो जाएगा 20 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, यानी कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई होगी 20 गुणे ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो त्रिज्या दिया हुआ है ये 3.5 सेंटीमीटर है, पहले लिख लेते हैं हम लोग त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई h बराबर ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये एक बेलन है और इसमें से
ये जो अर्ध गोलाकार भाग है ये खोद कर निकाल दिया गया है। तो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं जिसको हम हाथ से छू सकें। तो हम ये बाहर वाला भाग इसको छू सकेंगे, तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका सूत्र होता है 2πr/h। फिर अंदर से ये खोद कर ये अर्धगोलाकार निकाला गया है, ये कटोरे की तरह खाली है अंदर, तो अंदर कटोरे का जो भाग होगा उसको हम छू सकते हैं, तो ये अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा जिसका सूत्र होता है 2πr²। तो ऊपर जितना होगा उतना नीचे होगा, तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा हम लोग का इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे एक अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुणे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h और फिर लिख लेंगे 2 गुणे अर्धगोले का होता है 2πr²। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम मान नहीं रखेंगे। सबसे पहले इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का जो कैलकुलेशन होगा वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन है 2πr, इसमें से हम 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा h और यहाँ बच गया 2 और r² में से r कॉमन हो गया, बच गया h + 2r। अब यहाँ मान रखते हैं 2 गुणे पाई का मान दिया है 22/7, त्रिज्या है 3.5, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 3.5 गुणे फिर h ऊंचाई है 10 प्लस 2 गुणे त्रिज्या है 3.5, यहाँ पर लिख लेंगे 3.5। 7 से 3.5 कटेगा 0.5 बार में, तो हम 2, 22 और 0.5 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 22 गुणे यहाँ होगा 10 प्लस इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 में 3.5 से गुणा करेंगे तो होगा 7, 10 और 7 को जोड़ देंगे तो 17, 22 गुणे 17 इसे गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34 का 4 हासिल बचा 3, 17 दूनी 34, 34 में 3 जोड़ेंगे 37, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा दिया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या समान है और इसकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अनुसार दिया है कि एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु है, ऐसे दिया हुआ है, और इसमें दोनों की त्रिज्याएं समान है, अर्धगोला और शंकु दोनों की त्रिज्या समान है, और ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। और जो ठोस है इसकी पूरी ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है इसका आयतन, तो हम अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। इसका सूत्र होता है 2/3 πr³ और शंकु का होता है 1/3 πr²h। तो इसमें h ऊंचाई है, हमको निकालना होगा शंकु की ऊंचाई। जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक भी होगा, ये 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो ऊंचाई निकालने के लिए हम 6 में से 3 घटा देंगे तो इसकी ऊंचाई भी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो पहले हम लिख लेंगे त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर, उसके बाद शंकु की ऊंचाई h बराबर 6 - 3, ये भी हो गया हम लोग का 3 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन बराबर होगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन का सूत्र होता है 2/3 πr³ और शंकु का होता है 1/3 πr²h। अब इसमें पहले हम कॉमन ले लेते हैं, 1/3 इधर इसमें भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2/3 है तो इसके बगल में एक छिपा है तो 1/3 कॉमन हो जाएगा,
फिर दोनों में पाई है, पाई भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ आर क्यूब है, आर स्क्वायर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा हम लोग का 2r और प्लस यहाँ बच जाएगा h। अब इसमें जो आंसर दिया है वो पाई के पद में दिया है, तो हम क्या करेंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे, तो 1/3 पाई गुणे r है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुणे 2 गुणे r की जगह 3 लिखेंगे, प्लस ऊंचाई भी 3 है, तो हो जाएगा 1/3 पाई गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुणे, ये होगा 3 दूनी 6 प्लस 3 कट जाएगा 9 बार में, तो 3 पाई 6 और 3 जोड़ेंगे 9, इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 9 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर में लिखते हैं और आयतन निकालते हैं तो क्यूब में निकालते हैं। ये हमारा आंसर है।